गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम कक्षा 8 वसंत का 11वां पाठ पढ़ेंगे और इस पाठ का हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। इस पाठ का नाम था जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इस पाठ में हमने जाना था कि भारत की पहली सवाक फिल्म कौन थी, जिसके उत्तर में हमने जाना था कि आलम आरा थी पहली सवाक फिल्म अर्थात बोलती फिल्म। इसके निर्देशक कौन थे, इसके नायक और नायिका कौन थे, इस फिल्म को बनाने में कौन सी कठिनाई आई, ये तमाम बातें हम जान रहे थे। तो आइए इसी क्रम में और कुछ बातें जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो पहली फिल्म थी ये आलम आरा, इसको बनाने की प्रेरणा मिली थी जो आरदेशीरम ईरानी थे इसके निर्देशक, उनको प्रेरणा मिली थी हॉलीवुड की एक फिल्म थी शो बोट। और उसके बाद फिर पारसी रंगमंच को आधार बनाकर के उन्होंने इस फिल्म को बनाया था। बाद में इस फिल्म के अन्य जो कहानियाँ थीं वो कहाँ से आईं, इसी की चर्चा हम आज आगे करेंगे। जैसे कि यहाँ से पढ़ते हैं, सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंचों के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषय वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। और इसलिए बच्चों कि अंग्रेज़ों को लगता था कि इस फिल्म के ज़रिए कहीं देश में विद्रोह न फैल जाए हमारे खिलाफ, इसलिए वो कड़ी नज़र रखते थे। क्योंकि ये जो फिल्म थी खुदा की शान, उसमें जो एक नायक था वो महात्मा गांधी जैसा था। आगे जानते हैं। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक आरदेशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। तो देखा बच्चों, 1956 में उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? उन्हें एक उपाधि मिली थी, भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया था, जब 25 वर्ष पूरे हुए थे आलम आरा के प्रदर्शन के। और वो इतने विनम्र थे कि उन्होंने कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो अपने हिस्से का योगदान किया है। ये देखिए महान पुरुषों की विनम्रता होती है। आगे जानते हैं। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम चलने वाला नहीं था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कदर भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी, जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। तो क्या परिवर्तन आया, अगर हम इसकी चर्चा करें बच्चों, तो परिवर्तन यह था कि जो पहले फिल्में बनती थी, मूक फिल्में बनती थी, तो उसमें जो अभिनेता होते थे अगर वो अनपढ़ भी होते थे, उनकी आवाज़ अच्छी नहीं होती थी, उनकी भाषा अच्छी नहीं होती थी, तब भी काम चल जाया करता था, क्योंकि बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अब चूँकि बोलने की ज़रूरत पड़ गई, सवाक फिल्में हैं, तो उसमें अभिनेताओं का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, उनकी आवाज़ अच्छी हो, उन्हें भाषाओं का ज्ञान हो,
गायन की प्रतिभा अगर है तो वो और 4 चांद लगा देती थी उनके अभिनय में। तो ये अंतर आ गया। और पीछे हमने पढ़ा भी था कि सवाक फिल्मों के चलते ही जो इस फिल्म के आलम आरा के नायक थे विट्ठल, उनको बाहर होना पड़ा था। यद्यपि बाद में वो मुकदमा जीत गए थे, लेकिन बाहर होने का कारण ये था कि उनको उर्दू अच्छे से बोलने नहीं आती थी। तो सवाक फिल्मों में जो अभिनेता होते थे, अभिनेत्रियाँ होती थी, उनमें उनका शिक्षित होना, भाषा का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य था। बहरहाल आगे जानते हैं। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थीं। आर्देशिर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, वर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई थी। तो बच्चों, ये तो हमेशा असर पड़ता है। जो अभिनेता अभिनेत्रियाँ होते हैं तो उनके जो लुक होता है, उनका पहनावा होता है, उनका हेयर स्टाइल होती है, वो हमेशा प्रभावित करती रही है। और इसी का उदाहरण यहाँ पर हमें देखने को मिला कि जो माधुरी नाम की फिल्म की नायिका सुलोचना थी, उनका हेयर स्टाइल उस समय की औरतें कॉपी करने लगी थी। ये हमेशा होता रहा है। और ये आलम आरा उस समय कहाँ कहाँ देखी गई थी? श्रीलंका, वर्मा, पश्चिम एशिया इत्यादि स्थानों पर पसंद की गई थी। अंत में भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक आर्देशिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो देखिए बच्चों, एक थोड़ा सा अंतर है। भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है दादा साहब फाल्के को, और भारतीय सवाक सिनेमा का जनक कहा जाता है आर्देशिर ईरानी को। ध्यान रहे, दोनों में अंतर है। एक सवाक सिनेमा के जनक हैं आर्देशिर ईरानी, और एक भारतीय सिनेमा के जनक हैं दादा साहब फाल्के। इस पाठ के लेखक थे प्रदीप तिवारी। आइए जान लेते हैं इस पाठ के कुछ प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं, और आप उनको करके बाद में भेजेंगे। पहला प्रश्न, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए थे और उस फिल्म में कितने चेहरे थे? तो इस पाठ की शुरुआत जिस वाक्य से हुई है, उन्हीं वाक्यों को उत्तर के रूप में लिख देना है। और उस फिल्म में कितने चेहरे थे? 78 चेहरे थे, ये तो हम जान चुके हैं। और पोस्टरों पे कौन से वाक्य छापे गए थे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये वे सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। ये जो है आपको लिख देना है पहले प्रश्न के उत्तर में, क्योंकि यही पोस्टर पर छपा हुआ था। दूसरा प्रश्न देखते हैं। पहला बोलदा सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार आर्देशिर ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली, और उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार आर्देशिर ईरानी को हॉलीवुड की फिल्म शो बोट से प्रेरणा मिली। अर्थात उन्होंने हॉलीवुड की एक फिल्म देखी थी जिसका नाम था शो बोट, और उसी को देख करके इनको प्रेरणा मिली थी कि हम भी क्यों ना सवाक फिल्में बनाएं। अब बात ये थी कि हम फिल्में तो बनाएं, लेकिन फिल्म की कहानी कहाँ मिले? तो उस समय पारसी रंगमंच बहुत चलते थे, पारसी नाटक बहुत होते थे, तो उन्हीं नाटकों को आधार बनाया, यानी किसी एक नाटक की कहानी को इन्होंने अपने उस फिल्म की कहानी बनाया था। ठीक है। फिर बाद में आप जानते हैं कि फिल्मों की कहानियाँ पौराणिक भी होने लगी, पारसी रंगमंच से लिए गए, और तमाम देसी कहानियाँ भी थीं। आगे जानते हैं। विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया था? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार व्यक्त कीजिए।
तो जो विट्ठल का चयन हुआ था वो नायक के रूप में हुआ था, आपको पता है, लेकिन हटा इसलिए दिया गया था। अच्छा, पहले हम ये जानें कि क्यों हुआ था चयन। क्योंकि उस दौर के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अभिनेता थे, सबसे ज़्यादा तनख्वाह भी लेते थे, फीस लेते थे सबसे ज़्यादा। लेकिन हटाया इसलिए गया था क्योंकि उनको उर्दू बोलनी नहीं आती थी। उनकी जगह महबूब नामक एक अभिनेता थे, उनको रख लिया गया था। लेकिन बाद में उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना अर्थात विट्ठल ने मोहम्मद अली जिन्ना को अपना वकील बनाया और फिल्म कंपनी के खिलाफ केस कर दिया, जिसमें उसको विट्ठल को जीत मिली और अंततः आलम आरा फिल्म के नायक बने। चौथा प्रश्न, पहली सवाब फिल्म के निर्माता निर्देशक आरदेशिर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था और आरदेशिर ने क्या कहा? इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है? तो इसको हमें इस तरीके से लिखना है। आपको पता है कि सम्मानकर्ताओं ने उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा था। जब 1956 में इनको सम्मानित किया गया था फिल्म के 25 वर्ष पूरे होने पर, तो इन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया था। ये सम्मानकर्ताओं ने कहा था। और आरदेशिर ने क्या कहा था, एक बार देख लेते हैं। हाँ, आरदेशिर ने कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। ये आरदेशिर ईरानी ने कहा था। ठीक है, आप इसको लिख देंगे। और तीसरा भाग जो है इसी प्रश्न का कि इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है, तो इस प्रसंग में लेखक ने यह टिप्पणी की है कि आरदेशिर ईरानी बहुत विनम्र व्यक्ति थे। उनकी विनम्रता के प्रमाण के रूप में लेखक ने ये बातें कही थी। तो लेखक की जो टिप्पणी है वो उनकी विनम्रता के संदर्भ में है। आप ये लिख सकते हैं कि लेखक ने उनको बहुत ही विनम्र कहा है, ये उनकी महानता का प्रमाण है। आगे पाठ से आगे आते हैं। मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते थे, उसमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती थी। दैहिक मतलब देह की, शरीर की। पर जब सिनेमा बोलने लगा तो उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजें, साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग लें। तो देखिए क्या परिवर्तन हुए। उसमें बोलने लगे, जो कलाकार थे बोलने लगे, गीत भी होने लगे उसमें सबसे खास बात कलाकारों का शिक्षित होना ज़रूरी था। कलाकारों को भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी था। उसकी शूटिंग रात को होने लगी क्योंकि दिन में विभिन्न प्रकार की आवाज़ें आती थीं। तो इस तरह के तमाम परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों को आप लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको और कुछ अगर लगता है तो जोड़ दीजिएगा। डब फिल्में किसे कहते हैं? कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह से के खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो बच्चों आपने देखा होगा जो इस समय तमाम हॉलीवुड की फिल्में, चाइनीज़ फिल्में और साउथ इंडिया की फिल्में हिंदी में डब की जा रही हैं, यानी हिंदी में अनुवादित की जा रही हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डब फिल्में वो फिल्में होती हैं जो किसी दूसरी भाषा से अपनी भाषा में या अपनी भाषा की दूसरी भाषा में अनुवादित की जाती हैं, या भाषा परिवर्तित की जाती है। जिन फिल्मों की डब फिल्में होती हैं। और मुंह से खोलने और आवाज़ में अंतर इसलिए आ जाता है कि हर भाषा की प्रकृति अलग अलग होती है। हर भाषा के शब्दों का उच्चारण करने का जो स्थान होता है अलग अलग होता है, शब्द अलग अलग होते हैं, इसलिए उसमें अंतर आ जाता है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप बच्चों लिख करके भेजिएगा। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, शेष हम अगले वीडियो में जानेंगे। आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।